चलिए आज एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया पर बात करते हैं जिसे देखकर अक्सर दिल दहल जाता है। ये जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर मानी जाती है, पर सच कहूं तो इसे लेकर डर और गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। सोचिए, कोई अपना हॉस्पिटल में है, कोमा में है, और अचानक डॉक्टर्स कहते हैं कि गले में एक छेद करना पड़ेगा। दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि ये क्या हो रहा है, क्या ये आखिरी स्टेज है? यह सवाल मन में खौफ पैदा कर देता है। पर क्या सच में ये अंत का संकेत है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ट्रेकियोस्टोमी आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये काम कैसे करती है, इससे मरीज की हालत पर क्या असर होता है और इसमें खतरे क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमेशा के लिए होती है? आखिर में हम जानेंगे कि क्यों इसे एक जीवन बचाने वाला तरीका माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भाई आखिर ये ट्रेकियोस्टोमी है क्या भला, और डॉक्टर्स को इसकी जरूरत आन क्यों पड़ती है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑपरेशन है। इसमें गर्दन में एक छोटा सा छेद किया जाता है और उस छेद से एक ट्यूब सीधे सांस की नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, उसमें डाल दी जाती है। बस इससे सांस लेने का एक नया, एक ऑल्टरनेट रास्ता बन जाता है। अगर और भी आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जब हवा नाक या मुंह के रास्ते फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती तो उसे गर्दन में लगी इस ट्यूब से सीधा फेफड़ों में भेज दिया जाता है ना सिंपल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि शहर के मेन रोड पर बहुत बड़ा जाम लग गया है तो ट्रैफिक को निकालने के लिए एक बाईपास बना दिया जाता है। ये ट्यूब भी शरीर के लिए एक लाइफ सेविंग बाईपास ही है। हाँ, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स ये फैसला यूं ही नहीं ले लेते। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हों, जैसे कि जब कोई इंसान कोमा में हो या उसे बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आ जाए। कभी कभी गले में किसी चोट, सूजन या रुकावट की वजह से सांस का रास्ता बंद हो जाता है, या फिर किसी दिमागी बीमारी की वजह से सांस लेने का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। एक्सीडेंट और पैरालिसिस के मामलों में भी ये जरूरी हो जाता है। मतलब ये एक मजबूरी में उठाया गया लेकिन जान बचाने वाला कदम है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है और क्यों की जाती है। पर अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है, मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इससे मरीज को असल में राहत कैसे मिलती है। देखिए, ये एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड सर्जिकल प्रोसेस है। सबसे पहले मरीज को एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसे जरा भी दर्द या तकलीफ महसूस ना हो। फिर गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाकर डॉक्टर सीधे सांस की नली तक पहुंचते हैं और वहां एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फिट कर दी जाती है। बस फिर ट्यूब को बाहर से अपनी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। एक बार ये हो गया तो वेंटिलेटर को सीधे इसी ट्यूब से जोड़ा जा सकता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो हवा को नाक या मुंह से फेफड़ों तक एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन ट्रैकियोस्टोमी से क्या होता है, रास्ता एकदम छोटा हो जाता है। हवा सीधे ट्यूब से अंदर और फेफड़ों में, शॉर्टकट। इससे न सिर्फ फेफड़ों तक ऑक्सीजन जल्दी और आसानी से पहुंचती है, बल्कि सांस लेने में शरीर की जो मेहनत लगती है, जो जोर लगता है, वो भी बहुत कम हो जाता है। और जब शरीर की ऊर्जा बचती है तो वो रिकवर करने में लग जाती है। चलिए अब उन सवालों की बात करते हैं जो मरीज के परिवार वालों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं कि इस ट्यूब के साथ अंदर इंसान की हालत कैसी होती है और क्या इसमें कोई खतरा भी जुड़ा है। और शायद सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या मरीज बोल सकता है, क्या वो अपनी बात कह सकता है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइंस है। देखिए, हमारी आवाज बनती कैसे है? जब फेफड़ों से हवा निकलकर गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स से टकराती है तो उनमें वाइब्रेशन होती है और आवाज पैदा होती है। अब ट्रेकियोस्टोमी में क्या होता है, हवा तो वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचती ही नहीं, वो तो ट्यूब से ही बाहर निकल जाती है, इसलिए आवाज नहीं बन पाती। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की बात भी है। जब मरीज थोड़ा बेहतर होता है तो कुछ स्पेशल स्पीकिंग वाल्व्स आते हैं जिन्हें लगाकर हवा को ऊपर वोकल कॉर्ड्स की तरफ भेजा जा सकता है और हाँ, फिर बोलना भी मुमकिन हो जाता है। हाँ, अब ये भी सच है कि हर सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ रिस्क तो होते ही हैं। कभी कभी इन्फेक्शन का खतरा होता है, ब्लीडिंग हो सकती है या ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ सकता है। पर यही तो वजह है कि ऐसे मरीजों को 24 घंटे आईसीयू में इतनी कड़ी निगरानी में रखा जाता है ताकि जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो उसे फौरन पकड़ा और ठीक किया जा सके। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद एक सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। क्या गले में ये ट्यूब, ये छेद हमेशा के लिए रह जाता है? तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। ज्यादातर मामलों में, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ट्रेकियोस्टोमी टेम्परेरी होती है, यानी कुछ ही समय के लिए। जैसे ही मरीज रिकवर कर जाता है और खुद से अच्छी तरह सांस लेने लगता है, डॉक्टर्स इस ट्यूब को निकाल देते हैं और वो जो छेद होता है ना, वो कुछ हफ्तों में अपने आप भर भी जाता है। हाँ, बहुत ही रेयर केस में, जब ये पक्का हो कि कोई इंसान कभी भी खुद से सांस नहीं ले पाएगा, तब इसे परमानेंट रखना पड़ता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर। आखिर हमें इस प्रक्रिया को देखना किस नजरिए से चाहिए? असल में ये मौत से पहले का इलाज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो कई बार जिंदगी बचाने का सबसे तेज और सबसे कारगर तरीका होता है। ये अंत नहीं, बल्कि जिंदगी की जंग में शरीर को दिया गया एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक कोशिश जो ज्यादातर बार कामयाब रहती है।
और यही सबसे ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी है। ट्रेकियोस्टॉमी से गुजरने वाले बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, पूरी तरह ठीक होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौटते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी स्थिति देखे या सुने तो उसे अंत का संकेत समझने के बजाय उसे एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद की तरह देखिएगा।